बांकीपुर सीट, एक सीट से कैसे कई संदेश गए। बांकीपुर सीट पर बीजेपी की हार के कई मायने हैं। 1995 से बांकीपुर की सीट पर बीजेपी जीती। 2005 तक नवीन किशोर इस सीट से विधायक रहे। 5 के बाद 5 बार नितिन नवीन विधायक बने। अब 35 साल बाद इस सीट पर बीजेपी हारी। सवाल उठा कि क्या सवर्ण वोट में बंटवारा हुआ? क्या बीजेपी को पारंपरिक वोटर ने वोट नहीं दिया? बांकीपुर में सवर्ण वोटों को निर्णायक माना जाता है। सवर्णों में भी कायस्थ वोटरों की संख्या यहां सबसे ज्यादा है। बीजेपी ने मैदान में कायस्थ प्रत्याशी को ही उतारा। क्या पीके के सामने कमजोर चेहरा हार की वजह बना? क्या नीरज के चेहरे पर सवर्ण वोट एकजुट नहीं हुआ? आप नीरज कुमार को ही देख रहे हैं। नितिन नवीन के पीछे उन्हीं की तस्वीर लगी है जिनको उतारा गया। क्या नितिन नवीन के जाने का असर बीजेपी ने उठाया? क्या पीके ने खुद उतरकर मुकाबले का समीकरण बदल दिया? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या प्रशांत किशोर वो बड़ा चेहरा बन गए जिनके पीछे जनता खड़ी हो गई? नतीजों को देखें तो सारे वोट 2 पार्टियों में बटे हैं, एक जनसुराज पार्टी, दूसरी भारतीय जनता पार्टी। तो क्या सवर्ण वोट पीके की तरफ शिफ्ट हुआ है? क्या कम वोटिंग बीजेपी की हार की वजह रही है? अब की बार बांकीपुर उपचुनाव में तकरीबन 34.3% वोटिंग हुई। पारंपरिक रूप से इस सीट पर कम मतदान ही होता है, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में 41.35% मतदान हुआ। उससे पहले 2020 विधानसभा चुनाव में 36.9%, 2015 में 40% मतदान हुआ था। बांकीपुर के नतीजों से एक सिग्नल और मिलता है। बांकीपुर में हार बीजेपी से ज्यादा आरजेडी के लिए बड़ी है। जो चुनावी लड़ाई पहले बीजेपी और आरजेडी में होती थी, अब उस लड़ाई में आरजेडी की जगह क्या जनसुराज ने ले ली है। इसीलिए पीके की जीत बीजेपी के लिए भी और आरजेडी के लिए भी बड़ा संदेश है। तो आज जब पीके की जीत की हर तरफ चर्चा हो रही है, तो जश्न में शामिल होने उनकी पत्नी जानवी दास भी पहुंची। बांकीपुर का संदेश साफ है। बिहार का मतदाता परंपरागत राजनीतिक ध्रुवीकरण से आगे बढ़कर नए विकल्पों को मौका देने के लिए तैयार। ये तस्वीरें प्रशांत किशोर की पत्नी की है, जरा इन्हें पूरा दिखाइए। प्रशांत किशोर की पत्नी आज उनके समर्थकों के बीच पहुंची। प्रशांत किशोर की जीत के बाद उनकी पत्नी जानवी दास ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। सुनिए जरा उन्होंने पीके की जीत पर क्या कहा। आपको लगता है कि इसके बाद एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज आएगा? प्रशांत किशोर जीते हैं इसके बाद। आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन द पॉलिटिकल साइड। पर्सनल में आपको लगता है कि कैसे चेंज हुए हैं 2025 के इलेक्शन में और अभी के प्रशांत किशोर में, क्या डिफरेंस आप देखेंगे? आई थिंक 2025 maybe he worked very hard and his hard work continued. So I think this time the people have kind of accepted him, and so I really appreciate that. तो आपने सुना, उनकी पत्नी कह रही हैं कि उन्होंने तो पिछली विधानसभा चुनाव में भी बहुत कड़ी मेहनत की थी, लेकिन अब जीत हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बताऊं कि प्रशांत किशोर 2025 विधानसभा चुनाव से पहले भी कड़ी मेहनत कर रहे थे। निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भी उन्होंने बिहार नहीं छोड़ा। प्रशांत किशोर पढ़े लिखे नेताओं में से एक। राजनीति से पहले अलग अलग क्षेत्रों में वो काम कर चुके हैं। 12वीं के बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने ग्रेजुएशन की, फिर मास्टर ऑफ हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 2010 में फ्रांस जाकर उन्होंने फ्रेंच भाषा की पढ़ाई की और कई साल संयुक्त राष्ट्र संघ के फंडेड प्रोग्राम में उन्होंने काम भी किया। अब कई पार्टियों के लिए चुनावी स्ट्रैटेजी बनाने का काम इसी के बाद उन्होंने शुरू किया और चुनावी रणनीतिकार के रूप में उन्होंने अपनी एक अलग छवि बनाई। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए उन्होंने काम किया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए उन्होंने चुनावी रणनीति बनाई। बिहार में नीतीश कुमार का चुनावी कैंपेन संभाला, जिताया और उधर 2020 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भी जिताया। फिर खुद बिहार में जनसुराज पार्टी को उन्होंने खड़ा किया। बांकीपुर से चुनाव लड़ने वालों में सबसे अमीर प्रत्याशी भी हैं प्रशांत किशोर। चुनावी हलफनामे में पत्नी और पीके के नाम तकरीबन 198 करोड़ रुपए और बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा की संपत्ति
सिर्फ 20 लाख रुपए है। तो इसे इस तरह भी समझिए कि नीरज कुमार की संपत्ति से 950 गुना ज्यादा है पीके की संपत्ति। लेकिन इस संपत्ति की वजह से नहीं, प्रशांत किशोर की जो जीत हुई है वो कड़ी मेहनत की वजह से हुई है, जिसको लेकर उनके समर्थक अपनी बात रख रहे हैं। जरा सुनिए पीके की जीत पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं। आ रहे पीतांबरधारी और जा रहे हैं चंदा चोर भगवाधारी। यही प्रशांत किशोर 3.5 साल तक गांव-गांव घूम रहा था, तो ये वाजपेयी अपने घमंड में चोर मजाक उड़ा रहे थे। आज जनता ने बताया 35 साल का किला और 35,000 से प्रशांत किशोर की जीत। ये परिणाम वोटिंग में ही परिलक्षित था। मतदान के दिन ही जो परिणाम आ रहे हैं, परिलक्षित था हम लोगों की निश्चित जीत होगी और भारी अंतर से होगी। भ्रष्टाचार को हराना है, सत्य में वो जयते, सत्य की जीत हो, असत्य की हार हो। भ्रष्टाचारियों को मतलब दुराचारियों को इस पॉलिटिक्स से दूर किया जाए, यही हम बिहारियों का मांग है। और प्रशांत जी के नेतृत्व में जो एक बिहार के गांधी हैं और बिहार में नया बिहार बनाने का, जिसमें शिक्षा, रोजगार और पलायन का जो समस्या है वह दूर हो, बिहार में ही सारी व्यवस्था हो। अब प्रशांत किशोर की जीत क्या सम्राट और तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती है? समर्थक भले ही जोश में हो, लेकिन इस जीत ने कई नेताओं के माथों पर चिंता की लकीरें खींच दी। पीके की जीत को सम्राट चौधरी और तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। यानी एक तरफ मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। अब तक बिहार में भाजपा के खिलाफ मुख्य विपक्षी चेहरा तेजस्वी यादव माने जाते थे, लेकिन प्रशांत किशोर के विधानसभा पहुंचने के बाद विपक्ष की राजनीति में एक नया केंद्र बन सकता है और वो पीके हो सकते हैं। आपको बताती हूं कि प्रशांत किशोर शुरू से कैसे उनके निशाने पर सम्राट चौधरी रहे। जीत के बाद पहला हमला सम्राट चौधरी पर ही उन्होंने किया। बीजेपी किसी अच्छे व्यक्ति को सीएम बनाए, ये सम्राट चौधरी के बारे में कह रहे हैं पीके। बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, अपराधी को सीएम बनाएंगे तो तरक्की नहीं होगी, ये कहा पीके ने आज। पहले भी सम्राट चौधरी पर हमलावर रहे हैं प्रशांत किशोर। नतीजे आने से पहले पीके ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशासन का इस्तेमाल करने का आरोप सम्राट चौधरी की सरकार पर लगाया था। जीतने के लिए नीतीश कुमार ने ऐसा कभी नहीं किया, यह भी कहा था पीके ने। सम्राट ने लाभ लेने के लिए गलत इस्तेमाल किया मशीनरी का, और मशीनरी डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। जीत के बाद सम्राट के जाने का रास्ता खुलेगा, यह भी कह रहे हैं प्रशांत किशोर। तो सम्राट के सीएम बनने पर आपको याद होगा कि डिग्री को लेकर भी सवाल उठाने वाले प्रशांत किशोर थे। उन्होंने बकायदा उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब पीके कह रहे हैं कि अब बताना चाहिए 10वीं कब और कहां से की है। फर्जी डिग्री लगाकर सीएम बनना चिंता का विषय है। तो पीके ने शुरुआत से बिहार विधानसभा के प्रचार के दौरान से जो हमला सम्राट चौधरी पर शुरू किया वो आज भी जारी है। सुनिए प्रशांत किशोर ने किस तरह के आरोप सम्राट चौधरी पर लगाए। लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ पे होना चाहिए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। प्रशांत किशोर की जीत पर सम्राट चौधरी ने बधाई दी। पीके सम्राट चौधरी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन बांकीपुर में उनकी जीत पर सीएम ने उन्हें बधाई दी है। ये देखिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जन सुराज को चुना है। मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए श्री प्रशांत किशोर जी को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं। तो आप सुनिए, एक तरफ पीके के निशाने पर टारगेट पर सम्राट चौधरी हैं, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी उन्हें एक्स पर बधाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी
हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। तानाशाहों का हार है ये। आपने देखा हमारे बच्चों को कैसे इन लोगों ने कुचला। बीजेपी को देश से अब देश के लोगों ने ठाना है, बीजेपी को हटाना है। बाकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए, इसकी भी हम समीक्षा करेंगे। जनता दल यू का जो खांटी वोट है, कम से कम कुर्मी समाज का, वह भी वोट अगर प्रशांत जी को जा रहा है, धनसुराज को जा रहा है, तो इसका मतलब कि सम्राट चौधरी जी के खिलाफ एक बड़ी गोलबंदी है। तो आप शक्ति यादव को सुन रहे थे, तेजस्वी यादव के बहुत करीब है, बड़े नेता है आरजेडी के, और वो कह रहे हैं कि ये सारी गोलबंदी जो है ये पीके की तरफ जो हुई है, ये बीजेपी का वोट है जो पीके को चला गया। लेकिन आरजेडी के अंदर इस जीत को लेकर क्या हुआ वो भी आपको दिखाती हूँ। लालू परिवार में क्या फिर से इस जीत को लेकर रार हो गई? रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी, वो कह रही है जीत उसकी जरूर होती है जो लगातार लड़ता है। उधर दूसरी तरफ मीसा भारती कुछ और कह रही है। जिसका जनता से जिसका निरंतर जुड़ाव होता है, ये रोहिणी आचार्य कह रही है, वही जीतता है। जो कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सम्मान करता है, उनके साथ संपर्क और संवाद कायम रखता है, ये जीत बीजेपी के विरोध और लोकतंत्र में जनता के विश्वास की है। जन समर्पित कार्यकाल और भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। तो रोहिणी आचार्य ये क्यों कह रही हैं? रोहिणी आचार्य, बहुत से लोग मान रहे हैं कि इसमें एक संदेश अपने भाई तेजस्वी यादव को भी दे रही है कि वो जनसंपर्क जो बनाए रखता है वही बाद में जीतता भी है। लेकिन एक तरफ रोहिणी आचार्य बधाई दे रही हैं पीके को, तो दूसरी तरफ मीसा भारती क्या कह रही हैं? असल में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, ये पीके की नहीं, बीजेपी की जीत, क्योंकि प्रशांत किशोर तो बीजेपी की मदद से जीत रहे हैं। बीजेपी के असली उम्मीदवार पीके ही हैं। बीजेपी का सारा वोट पीके को ट्रांसफर हो गया। बाकीपुर में उम्मीदवार बार बार बदला गया, लेकिन उनका स्पष्ट कहना था कि बीजेपी की मदद से ही प्रशांत किशोर जीते हैं। जरा सुनिए क्या कहा मीसा भारती। ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था नीरज सिन्हा जी, उनकी तो हार जरूर हुई है, लेकिन असल में ये भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। कैसे? प्रशांत किशोर जी जो जीत रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मदद से ही जीत रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, और क्या आधार है आपका ऐसा कहने पे? क्योंकि पीके ने तो बीजेपी को उनके गढ़ में हराया है, ये चर्चा चल रही है। आप मुझे बताइए कि बीजेपी का सारा वोट बैंक कैसे ट्रांसफर हो गया प्रशांत किशोर जी पे, और आप वहाँ पे आप देखिए किस तरह से उम्मीदवार बार बार चेंज किया गया। आप गढ़ कहा जाता है, आप 30, 35, 40 सालों से वो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो लोग रहे हैं वो जीतते आ रहे हैं। बीजेपी ने पीके को जिताया है, ये आप कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार, असली जो कैंडिडेट अगर कहा जाए तो प्रशांत किशोर जी हैं। तो मीसा भारती कह रही हैं कि बीजेपी के असली कैंडिडेट तो प्रशांत किशोर जी ही हैं। लेकिन एक तरफ प्रशांत किशोर जीते हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष में एक खुशी की लहर नजर आ रही है। क्या पीके की जीत विपक्ष का ऑक्सीजन बन गया है? उपचुनाव में विपक्ष ने जो बयान दिए हैं उनसे ऐसा ही लगता है कि बीजेपी की हार और प्रशांत किशोर की जीत में उन्हें उम्मीद की किरण नजर आती है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो आपको बताती हूँ। अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं युवाओं की एकता आक्रोश का परिणाम। ये गलत चल रहा है, इसको हटाइए। अखिलेश यादव ने कहा युवाओं की एकता आक्रोश का परिणाम है। बीजेपी ने जनता के विश्वास और आस्था को ठगा है। ये डबल इंजन की डबल हार है। भाजपा की हार मतलब बदलाव की शुरुआत, और भाजपा वाले अब अपने ही किसी का इस्तीफा मांगेंगे। जो अपनी विधानसभा हारे उनके भरोसे नाव कैसे पार होगी? ये हार उनकी है जिन्होंने उनको चुना था, संगठन पर अपनी मर्जी की तरह थोपा था। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये हार बीजेपी की सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार की नहीं है, ये बड़ा संदेश लेकर आई। वहीं अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट ही हार गई। बाकीपुर से प्रशांत किशोर जी बड़े मार्जिन से जीत गए। भाजपा की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। चंदा चोरी, पेपर लीक और E20 के प्रति लोगों में गहरा असंतोष है। देश की जनता ने बदलाव का संकेत दे दिया है। अब आपको बताती हूं कि विपक्ष इस हार पर, बीजेपी की हार पर एक तरह से एकजुट होकर बीजेपी को सीख देने की कोशिश कर रहा है कि इस चुनाव से और इस हार से कुछ सीखो। लेकिन उपचुनाव के जो नतीजे हैं उनसे क्या संदेश है, जरा ये भी देख लीजिए।
क्योंकि 3 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए और इन तीनों ने ही चौंकाया। 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी को हार देखनी पड़ी। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली सीट पर पीके जीते। उधर मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार जीत गए। बीजेपी ने यहां नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा था, आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। आपको याद है वो सब हंगामा हुआ, जिसके बाद नरोत्तम के पोलिंग बूथ पर भी नहीं जीते आशुतोष। क्या नरोत्तम मिश्रा को हटाने का नुकसान बीजेपी को हुआ? क्या नरोत्तम का टिकट कटने से पार्टी में गुटबाजी हुई? 3 में से केवल एक उपचुनाव में बीजेपी जीती है। गुजरात के मंजलपुर में बीजेपी के सतेंद्र भाई जीते। अब सवाल है कि क्या चढ़ावा चोरी के मुद्दे ने डेंट किया? क्या नीट का मुद्दा बीजेपी के खिलाफ गया? ये सारे वो सवाल हैं जिन पर बीजेपी को मंथन करना होगा और बीजेपी कह भी रही है कि वो इस पर मंथन जरूर करेगी।